हेलो एवरीवन। हमने न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट किया था और न्यूज़ एनालिसिस में आज जो हम न्यूज़ देखने वाले हैं वो 27 मई 2020 की है। पहला आर्टिकल हम जो एनालाइज करेंगे वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये कहता है रिफॉर्म्स इन अ कोविड एरा। अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसी समय में जो सुधारों का दौर चल रहा है उसके बारे में ये कहता है। ये आर्टिकल कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड फिर से आगे बढ़ेगी, ऊंची उठेगी और इंडिया को इसका एडवांटेज मिलेगा। देखते हैं कि कैसे वो इंडिया इसका एडवांटेज ले सकता है। ये आर्टिकल लिखा है अरविंद पंगारिया जी ने, जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको अपने जो रिफॉर्म्स आइडियाज़ है जो उन्होंने अभी अपनी स्टिमुलस पैकेज में डिक्लेयर किए थे उनसे सरप्राइज़ किया है। और कुछ जो स्टेट हैं उन्होंने इक्वली इसमें भाग लेते हुए और भी सुधारों का अनाउंसमेंट किया है। और इसमें अगर मोस्ट नोटेबल बात अगर हम देखें तो लेबर लॉज जो लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ गुजरात जो लेबर लॉज लेके आ रहे हैं, और लैंड लॉज जो लेकर आए हैं कर्नाटका। साथ ही साथ जैसे कि हमने कल और परसों के आर्टिकल्स में देखे थे कि बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे अधिनियम है जिसमें संशोधन की बात कही जा रही है। जिसमें से एक है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और लीगल फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स टू इंगेज विद द प्रोसेसर एग्रीगेटर्स एंड लार्ज रिटेलर्स। मतलब ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स लाने की बात कही जा रही है जहाँ पर जो फार्मर्स है सीधे सीधे जो रिटेलर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ में इंगेज हो पाएँ और उनकी जो इनकम है उनको बढ़ाया जा सके। अब ये जो रिफ़ॉर्म है ये डीपेस्ट रिफ़ॉर्म होगा और ये डिफ़िकल्ट भी है। देखा जाए तो ये फैक्ट कि रिफ़ॉर्म्स अगर आपको लाना है तो लगभग 48% जो लैंड होल्डिंग है, अगर हम उनको देखें जिसमें 70 मिलियन लोग 70 मिलियन कह सकते हैं या 48% जो लैंड कह सकते हैं, वो हाफ एकड़ ही होती है किसी भी फार्मर के पास में। और अगर एवरेज अगर साइज़ देखा जाए तो 0.23 हेक्टेयर की होती है। इसलिए अगर पर फार्मर देखें तो हर किसान के पास में जो उपलब्ध भूमि है वो काफ़ी कम है और उसके हिसाब से भी इनकम उनको बहुत कम होती है। तो इसी तरीके से देखें तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आप फार्मर्स की कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप रिफॉर्म्स ला भी रहे हैं तो भी वो काफ़ी हद तक कम ही रहेंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट करवाने के लिए। तो उनके पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो वो अपने जो प्रोडक्शन है से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो लिंक है उसको कम करें, या जो डिले होता है उसको कम करें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है माइग्रेट हो जाए दूसरे सेक्टर्स की तरफ। आप अपनी जो लैंड है उसको लीज़ पर दे सकते हैं। ऐसा ही एक रिफ़ॉर्म कर्नाटका लेकर के आया है। कर्नाटका ने भी अभी जो लैंड लीजिंग है उसके ऊपर ही रिफ़ॉर्म करते हुए एक नया जो अधिनियम है वो लेकर के आए हैं। अगर मान लीजिए कि हम फार्मर्स को अगर कहें कि उनको इंडस्ट्रीज़ और जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी तरफ माइग्रेट होना है, तो क्या उनमें वो उतनी इनकम जनरेट अगर वो स्किलफुल होंगे तभी कर पाएंगे जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है या उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सकें। जो लैंड लीजिंग लॉ कर्नाटका लेकर आया है वो कई हद तक वर्केबल अल्टरनेटिव हो सकता है। ये अलाउ कर सकता है कि फार्मर्स अपने लैंड को एग्रीकल्चर लैंड ना कर करके नॉन एग्रीकल्चर लैंड मतलब कृषि योग्य भूमि ना रख करके गैर कृषि कार्य में भी उसको दे सकते हैं और मार्केट प्राइस में उसको सेल कर सकते हैं, ताकि उनको जो या लीज पर भी दे सकते हैं ताकि उनको जितना भी रिक्वायरमेंट है वो उनकी फुलफ़िल हो सके। ऐसा करने से जो फार्मर्स हैं उनको फेयर मार्केट वैल्यू भी मिलेगी और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको भी इस टाइप के रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, ताकि वो जो उनके लैंड के लॉज है या ज़मीन सुधार के जो कानून हैं उनको लाए और बहुत ही लिबरल और लीजिंग लॉ अपनी जो स्टेट्स है उसमें अलाउ करें। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो एक एडिटोरियल है और ये जनसत्ता का है। ये भी 27 मई 2020 का है।
तो हम जैसे जान रहे हैं कि अभी अभी जो चाइना और इंडिया है उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे लगा रिगार्डिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। तो लद्दाख का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो LAC है, जिसको हम वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके पास में ही एक झील है या लेक है जिसको कहते हैं हम पेगोंग झील, और दूसरी एक वैली है जिसे हम कहते हैं गलवा घाटी। उसके आसपास आजकल अगर देखा जाए तो चाइनीज़ जो सेना है उनकी जो एक्टिविटीज़ है या गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही है। और अगर हम इन एक्टिविटीज़ को देखें तो कहीं भी इसको कॉमन नहीं देख सकते, इसको सामान्य नहीं कह सकते हम। और ये एक्टिविटीज़ देखा जाए तो लगभग 1 हफ्ते से चली आ रही हैं, और यहीं पर उन्होंने कैंपिंग स्टार्ट कर दी है, तंबू वगैरह उन्होंने लगाए हैं, और बड़ी संख्या में इन्होंने जो सैनिक है उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया है, तैनात कर दिया है। और हमारे पास अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं तो वो किससे रिलेटेड है। तो हम इसमें क्या सोच सकते हैं कि अगर ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई है ऑल ऑफ अ सडन, तो उसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये सोचने वाली बात है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। आइदर चीन जो है वो किसी वॉर के लिए तैयारी कर रहा है या किसी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, या वो भारत को है वो धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जो क्षेत्र में है उसमें अतिक्रमण कहीं ना कहीं जो ये भारतीय क्षेत्र है उनको विवादों में लाने की या कंट्रोवर्सीज की दिशा की ओर बढ़ाने की काम कर रहा है। कि हम जानते हैं 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, और उसी समय में एक जो घटनाक्रम हुआ था जिसको हम कहते हैं डोकलाम घटनाक्रम, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चाइना की ऐसी जो एक्टिविटीज़ है, जो सेना बल उन्होंने वहाँ पर तैनात किया है, कहीं ना कहीं ये उसी जो घटनाक्रम है उनको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अभी तक इसमें जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। हम अभी कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही उनका इंटेंशन है, बट एक लास्ट वीक से जो इनकी एक्टिविटीज़ है कहीं हद तक कुछ ना कुछ जो कंट्रोवर्सीज है वो क्रिएट कर रही है बिटवीन द इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC वाला जो पोर्शन है जहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों को तैनात किया है वो भारत का हिस्सा है। और ईस्टर्न लद्दाख के अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो LAC है वो दोनों ही सेनाओं के बीच में एक नॉन रिटर्न अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट है, अनरिटन एग्रीमेंट है, और इसमें जो लिखित तौर पर कोई भी समझौता नहीं किया गया था। और बस यही बात कही जाती है कि हम एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अब जो चाइना है वो इस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है और इसी इलाके में वो घुसपैठ कर रहा है। लेकिन इस बार अगर मामला गंभीर हो जाता है तो उस केस में हमको जो है वो परमानेंट सेटलमेंट करने की आवश्यकता होगी। इससे पहले कभी भी ऐसा मामला नहीं आया है कि यहाँ पर जो एक्चुअल LAC है उसके आसपास में कोई मतलब सैनिकों का जो स्थायी वो तैनाती हो या उनका वहाँ पर सेटलमेंट हो। इस तरीके की पहले कोई भी घटनाएं नहीं देखी गई थी। ऑल ऑफ सडन अभी इस लास्ट वीक से ये घटनाएं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कुछ जो अनसर्टेनिटी है भारत और चाइना के बीच में वो चल रही है। इसलिए अभी अगर देखा जाए तो भारत और चाइना दोनों के जो सैनिक हैं वो आमने सामने हैं, और इसी जो घुसपैठ है उसके लिए कई सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन है वो अभी तक क्लियर नहीं है। थैंक यू।